Good morning. Uh, my name is Sri Priya. I'm a psychiatric social worker, and I work in general with a lot of families where there is a patient with a chronic illness. And as we work in a multidisciplinary team, along with doctors, nurses, families, the patient, the caregiver, we understand that healing and recovery and managing a long term illness is very crucial from the family's perspective. पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं आप आपस में अच्छे तालमेल में रहें, अच्छे कोऑर्डिनेशन में रहें, और सबसे बड़ी बात पेशेंट के साथ में क्या हो रहा है इसको थोड़ा बहुत एम्पैथी के साथ में समझ सकें. So there are a lot of challenges in the journey of treatment and recovery of any illness, and systemic sclerosis is also one of those illnesses which is an especially tough journey for everybody involved. तो ऐसे में कई बारी क्या होता है कि पेशेंट अकेला महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ फिजिकली इमोशनली जो चल रहा है उसके अलावा सोशली और क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स में फैमिली के अंदर भी जो चल रहा है उसको समझाना समझना थोड़ा मुश्किल होता है. अब ऐसे में एज अ फैमिली मेंबर एंड एज द लार्जर कम्युनिटी सोसाइटी व्हाट कैन वी डू इन टर्म्स ऑफ अ पब्लिक हेल्थ वर्कर. हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमेशा ये होता है कि हम कैसे अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ाएं, खासकर कि फैमिली मेंबर्स के अंदर. सिर्फ इस बात को लेके नहीं कि बीमारी की जानकारियां क्या है या ट्रीटमेंट की जानकारियां क्या है, ये बहुत जरूरी है. लेकिन इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हमारे फैमिली मेंबर जिनको ये बीमारी हुई है उनको कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं. उनकी आइडेंटिटी, उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस हम लूज कर रहे हैं एक बीमारी की तरफ. तो इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ होती है पेशेंट्स को भी, फैमिली मेंबर्स को भी. तो ये हमारे लिए मेंटल हेल्थ के मामले में मानसिक तौर से बहुत बड़ा कदम होता है, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, कि हम अब एज अ फैमिली एक बहुत ही चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी. जिस तरह से हम अपना एक नॉर्मल रूटीन लीड करते थे वो बदल रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब मुश्किल वक्त में कोशिश करते हैं कि किसी को दोष दें, जिस या किसी को जिम्मेदार ठहराएं, जिसके ठीक करने से, जिसके ठीक होने से चीजें ठीक हो जाएंगी. और ये हमारा बहुत ही नेचुरल सा एज अ ह्यूमन बीइंग एक टेंडेंसी रहता है कि हम उसको रिजॉल्व करें, उस प्रोसेस को रिजॉल्व करें और एक अच्छे सॉल्यूशन पे आ जाएं ताकि आगे बढ़ सकें. बट अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो ब्लेम वर्दी है, ना पेशेंट, ना डॉक्टर और ना फैमिली मेंबर. तो ऐसे में बहुत ज्यादा गिल्ट या शेम या क्या बोलते हैं, घबराहट, पैनिक, अकेलापन, ये सारी फीलिंग्स होती हैं जो शायद से एज अ फैमिली हर कोई जूझ रहा है जिससे, लेकिन अकेले अकेले में. अब ऐसे में बातचीत और एक दूसरे का हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी होता है. दूसरी चीज जिसकी हम सब बहुत ज्यादा हावी हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी. पॉजिटिव हो जाना इस कदर कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही ना करना, चैलेंजेस को डिनायल में चलना, या फिर तो उसको अक्नॉलेज ना करना कि कितना चैलेंजिंग है कोई एक चीज जो आपको रोक रहा है, जो आपकी जिंदगी मुश्किल कर रहा है, जो आपका एवरीडे लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल बना रहा है. अब उसको डिनायल में लेके चलते हुए अगर हम बोलते हैं कि नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन इफ आई एम पॉजिटिव, ये एक एटीट्यूड है, ये एक अप्रोच है. लेकिन ये तभी काम करता है जब हम रियलिस्टिकली अपने चैलेंजेस को अप्रेस करें, यानी कि अपने चैलेंजेस को समझें, उसके बारे में बातचीत करें, उसका एक समाधान निकालें मिलजुल के बात करके. मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है बोलना डिनायल हो जाता है, और ये एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का
बहुत बड़ा योगदान है कि क्यों हमारी प्रॉब्लम्स का हम समाधान नहीं खोज पाते। तो पहली बात हो गई एम्पैथी के साथ में हमारे फैमिली मेंबर को समझना, उनकी बात सुनना, अपनी बात रखना। दूसरी बात हो गई कि एक रियलिस्टिक ग्राउंडेड होलिस्टिक अप्रोच रखें। ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी को एक तरह से एक फसाड बना के, एक मास्क बना के उसके पीछे सफर करते रहें, लेकिन सामने पॉजिटिविटी दिखाते रहें। ये भी जरूरी है कि हम इस चीज का ख्याल। तीसरी बात ये है कि कई हद तक केयर गिवर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है। केयर गिवर्स हेल्प नहीं मांगते हैं, और उसका जो अंजाम होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो घूम फिर के पेशेंट के ऊपर कई हद तक। अ, जब बर्नआउट होता है, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होने की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी सब जवाब देने लग जाती है। नींद डिस्टर्ब होने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, हमेशा एक घबराहट रहती है, हमेशा पैनिक रहता है कि कहीं हमारे फैमिली मेंबर जिनको कोई बीमारी है वो अमी उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर मैंने ख्याल नहीं किया तो, अगर मैं चौकन्ना नहीं रह पाई या रह पाया, परवाही की वजह से उनको कुछ बुरा हो गया, ये एक बहुत ही परमानेंट सा डर बैठा रहता है बहुत सारे केयर गिवर्स के लिए। और इस वजह से वो अपना हेल्थ बहुत कुर्बान करते हैं, बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हेल्पफुल नहीं रहता है, क्योंकि बॉडी का एक कैपेसिटी होता है, माइंड का एक कैपेसिटी होता है कि कब तक सह सकते हैं। और अगर हेल्प नहीं लिया, रेस्ट नहीं लिया, ब्रेक नहीं लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से एलोकेट नहीं किए, डिवाइड नहीं किए, तो ये हम पे हावी होने लग जाता है। तो ऐसे में जो हम इंटेंशन रखते हैं अच्छा कि अपने फैमिली मेंबर को हेल्प कर सके, वो भी हमसे नहीं हो पाता है ऐसे में। तो हम ऐसे में एडवाइस देते हैं केयर गिवर्स को कि आप प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करें, दिन में कुछ ऐसा वक्त निकालें जहां आप अपने ऊपर फोकस करें। बल्कि बाकी का पूरा टाइम आप अपने कामों में, जिम्मेदारियों में, देख रेख में लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त दिन का अपने लिए भी निकालें। अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, दवाइयाँ बराबर से लें, खाना पीना, नींद, एक्सरसाइज, ये सब करें, वक्त वक्त पर करें। और जो भी केयर गिविंग ड्यूटीज हैं, जहां तक पॉसिबल हो उसको ऑन अ रोटेशन बेसिस या शिफ्ट बेसिस किसी के साथ शेयर करें। अब ओपन कम्युनिकेशन रखें, और अपने आप से और अपने लव्ड वंस के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में ये बैरियर ना आने दें जहाँ पे वो भी सफर कर रहे हों, आप भी सफर कर रहे हों, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में। सुनना भी बहुत जरूरी है और अपनी बातें सामने रखना भी बहुत जरूरी है। रश्मि जी, कुछ ऐसी चीजें थी मेरे ख्याल में, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसके अलावा? किस चीज पे बात होनी चाहिए? शिवप्रिया जी देखिए, मेन एक ये हो जाता है कि जैसे केयर गिवर्स का एक प्रोस्पेक्टिव है, एक पेशेंट्स जो अपने आप को एक इतने एक नेगेटिव जोन में देखते हैं ना, वो किसी से बात करना चाहते हैं, और एक उनका एक परपेचुअल जो रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई एम हम्म। आई द चोजन वन, राइट? तो ये हम्म। नकारात्मक जोन में पेशेंट्स रहते हैं। तो जी। मेरे हिसाब से इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है कि मैं ही क्यों इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू गो थ्रू। आई थिंक रश्मि जी, जो एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है हर एक इंसान का किसी भी मुश्किल वक्त पे, जब आके खड़े हो जाते हैं हम, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस साथ में टूट पड़ते हैं और हमें ओवरवेल्म कर जाते हैं, तो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है ये पूछना कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरे को ही ये सफरिंग हो रही है। नाउ दिस इज द नेचर ऑफ sadness, and this is the nature of a human being who is very very limited by their own senses, by their own immediate surroundings. अब जो दर्द है, अब चाहे वो इमोशनल दर्द हो या फिजिकल दर्द हो, वो हमारा फोकस एक बहुत ही लिमिटेड चीज पे रखता है। तो इसकी वजह से हम अपना
पर्सपेक्टिव जो है, लार्जर पिक्चर, जो हमारे लार्जर बिलीव्स होते हैं, या हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं, दूसरे लोगों के साथ में जो घट रहा है, ये सारी चीजों पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। एक ही जगह पे फोकस होता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो दुख रहा है। जिस तरह से पेन अटेंशन को फोकस करता है, इमोशनल पेन या सैडनेस या दुख भी हमारा फोकस बहुत ही कम पॉइंट पे रखता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपने जिस तरह से कहा कि ये ऐसी नकारात्मक दृष्टिकोण है जो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। इसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि कितना अकेला लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है, और इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमने बात की एम्पथी की, इसको शेयर करने की, इस फीलिंग को, कि ऐसा हर किसी के जिंदगी में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट पे ये जरूर आके खड़े हुए हैं हम, जहाँ पे हमें ऐसा लगा है। और ऐसे में अपने आप के साथ भी सवाल पूछना भी जरूरी है कि हमने ये सवाल तब तो नहीं किया जब हमारे साथ में कुछ अच्छी चीजें हो रही थी, स्कूल जाने का मौका मिला, हमें एक अच्छी नौकरी मिली, या फिर तो हमें बहुत अच्छे परिवार वाले मिले, या हमारी जिंदगी में जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से अच्छा हुआ, तब हम रुके नहीं, तब हमने पॉज नहीं किया, तब हमने ये नहीं पूछा कि वाई मी। तो ये चीज हम खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं। किसी और का कहना ये बहुत ही इनसेंसिटिव होगा कि आपके ऊपर कुछ बहुत ही मुश्किल आपदा का घड़ी चल रहा है, कुछ मुश्किल वक्त चल रहा है, और मैं आपको बोलूं कि भाई आप नेगेटिवली सोच रहे हो, आप ऐसे मत सोचो, आप पॉजिटिव सोचो। ये करने से इंसान को अकेला फील होता है ज्यादा। लेकिन अगर हम ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस खुद के साथ में करें, खुद अपने आप से पूछें कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी फिलहाल, मेरे दर्द और गम और तकलीफ के घड़ी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है या हो ही नहीं सकता। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी पेनफुल इंसिडेंट और किसी भी पेनफुल इवेंट की तरफ, इंसान का, हर एक इंसान का। तो ये बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना कि इनिशियल रिएक्शन ये है, लेकिन वक्त लगता है प्रोसेस करने में, और एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो इसीलिए फैमिली और सोसाइटी का ये बहुत बड़ा रोल है कि ये वाला इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को दें, ये वक्त दें, और जजमेंट ना दें कि ये इंसान ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है, या कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, या लड़ क्यों नहीं रहा है अपनी हालातों से, या ट्रीटमेंट के साथ में कंप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि हम सब उस सिचुएशन से बाहर खड़े होते हुए टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ऊपर वो ये गुजर रही है बात। तो एक पॉइंट तक हम उनके साथ में सहानुभूति, एम्पथाइज कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ में जो हो रहा है वो उनको ही मालूम। ऐसे में उनको चाहिए एक ऐसा सहारा जो उनको क्रिटिसाइज ना करे, उनके रिस्पॉन्सेस को क्रिटिसाइज ना करे, बट बहुत ही नाजुक तरीके से उनको ये रियलाइज करने में हेल्प करे कि हम लोग सब साथ में हैं। हम पूरी तरह से तो समझ नहीं पा रहे आपका, लेकिन इससे लड़ने में, इसको ओवरकम करने में जो भी लगेगा, उस चीज के लिए हम लोग साथ में हैं। कई बारी आ, किसी और तरीके से मटेरियली या चीजों से, साधनों के तौर पे कुछ जरूरत भी अगर आप ना प्रोवाइड कर पाए, अगर इमोशनली, मानसिक तौर पे किसी के लिए सहारा बन सकते हैं, उनकी उस घड़ियों में उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें रोने दें, उनको मत रो करके जबरदस्ती उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन उनको जरूर रियलाइज करवाएं, रिकग्नाइज करवाएं कि डिस्पाइट ये सारे चैलेंजेस वो ऑलरेडी कितनी बहादुरी के साथ में फेस कर रहे हैं इन सब चीजों को, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ में भी। और ये कोई भी प्रोसेस आसान नहीं है। जब हम इस दृष्टिकोण, हमारे साथ ही रहते, हमारे हम अगर उनसे कुछ रिक्वेस्ट करें, कुछ बोलने की कोशिश करें, या कुछ एक ट्राई करने के लिए कहें, तो ज्यादा चांसेस हैं कि उनका रिस्पॉन्स और उनका रिकवरी एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम उनकी बात सुने और उनको सांत्वना दें इस बात से कि वो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं और उनके साथ में हम हैं। रश्मि जी। जी, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर द पर्सपेक्टिव।
And I really hope that it helps people understand patients and caregivers both, because mental mental awareness and the mental well-being is as important as the physical well-being. और इस चीज को शायद हम लोग बहुत इजीली ले लेते हैं, और हम इस चीज को शायद इग्नोर कर जाते हैं कि अरे हम दवाइयां तो ले रहे हैं, पर शायद हमारे ऊपर जो एक मेंटल प्रेशर है एज अ केयर गिवर या एज अ पेशेंट, उस चीज को एक्सेप्ट करना और उसको ट्रीट करना। मैं ट्रीट करना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक कंडीशन ही है आपके ऊपर, जब बहुत प्रेशर होता है तो फिजिकली भी आपको उसको किसी ना किसी तरीके से, या तो आपको उसको लेट गो करना पड़ता है। जैसे एक कुकर में स्टीम भर जाती है तो सीटी बजनी जरूरी नहीं तो कुकर फट जाता है। तो उसी बिल्कुल। तरह से मेंटल वेलबींग भी वही एक सिचुएशन है जिसको बहुत इम्पोर्टेंट है राइट तरीके से ट्रीट करना, राइट तरीके से टैकल करना। एंड आई रियली होप इट हेल्प्स पीपल विद the perspective that you've given. Thank you so much for your time, Shri Priya ji. One more small thing that I want to bring up for everybody is, if you look at all the research literature in terms of any chronic illness, there is always an underlying psychiatric issue or a mental health issue, because it's very difficult for people to adjust and adapt. तो अगर आपको कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेस है, अगर आप एक अपना स्क्रीनिंग करवाएं या टेस्टिंग करवाएं, तो देर आर चांसेस that there will be an underlying depression condition or a condition of anxiety where you might feel a lot better if you seek out the appropriate help for that, rather than saying नहीं ये तो सबके साथ में हो रहा है और मेरे साथ में भी इसीलिए हो रहा है और इससे मेरे को अपने आप उभर के आना है। ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ये कहूंगी रश्मि जी, कि सीकिंग हेल्प डजंट हेल्प, या फिर तो कोई पॉइंट नहीं है इस चीज के बारे में बात करके। कई बारी बिकॉज देर इज अ डिले इन सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज, द फिजिकल कंडीशन वर्सन्स, द साइकाइट्रिक कंडीशन ऑल्सो वर्सन्स, so that will not help your overall journey. In this issue also, the family members are very very important in pointing out and identifying the disturbances or changes that has happened in the mental health of the patient. अगर नींद में डिस्टरबेंस हो रही है, खाने पीने में कम ज्यादा हो रहा है, सडन वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, डेथ विशेस, सेल्फ हार्मिंग विशेस, ये सारे थॉट प्रोसेसेस जब एक्सप्रेस करते हैं पेशेंट्स, तो इसको बहुत ही ख्याल से तवज्जो करके इसके ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी है और हेल्प मांगना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वर्स सिचुएशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर अवेयरनेस हो हमें इस चीज के बारे में कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, एंजाइटी किसे कहते हैं। इसको एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट न मानते हुए इसके लिए हेल्प अवेलेबल है और इससे बेहतर फील हो सकता है और इससे फिजिकल कंडीशन भी बेहतर हो सकती है। इस चीज पे ख्याल रखना बहुत जरूरी है रश्मि जी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। बिल्कुल, आई थैंक यू। कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन व्हाट यू आर सेइंग कि मेंटल वेलबींग के बगैर फिजिकल वेलबींग बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये बात बोलती हूँ कि मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपने जिस पार्ट बिल्कुल। को निग्लेक्ट किया उस दूसरा पार्ट उससे ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा। एंड बिल्कुल। यस, एंड थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस प्रमोट द मेंटल वेलबींग पार्ट, which is as important as the physical well-being. Thank you so much for your time, Shri Priya ji. It was a pleasure. थैंक यू रश्मि। Thank you.